जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज हम भूगोल की तीसरी क्लास में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, वो जो पृथ्वी से रिलेटेड, चंद्रमा से, है ना। फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे उल्काश्म, उल्कापिंड, पुच्छल तारे और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। हम अब पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करते हैं। पहले बात आती है पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो पृथ्वी की आकृति जो होती है वो क्या होती है? जियोड होती है। क्या होती है? जियोड होती है। पृथ्वी की आकृति क्या होती है? जियोड होती है। अगर किसी से इसकी तुलना करना हो किसी फल से, तो उस फल का नाम क्या होता है? नारंगी। तो पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो नारंगी के समान होती है, अर्थात बीच से उभरी हुई और आसपास के किनारों से चपटी होती है, अर्थात पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। अब दूसरी चर्चा आती है पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास, पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास? 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का अक्ष ध्रुवी व्यास, अर्थात अक्ष ध्रुवी व्यास, पृथ्वी का अक्ष ध्रुवी व्यास कितना होता है? तो 12,714 किलोमीटर। कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और अक्ष ध्रुवी व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। इस दोनों में हमें डिफरेंस कितना दिखाई देता है? 43 किलोमीटर का। कितना डिफरेंस है? 43 किलोमीटर का। ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखी व्यास तथा अक्ष ध्रुवी व्यास में कितना अंतर है, तो वो कितना अंतर है? 43 किलोमीटर, अर्थात 43 किलोमीटर का अंतर है। इससे पता यह चलता है कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का देखा जाए भूमध्य रेखी परिधि। पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि कौन सी? पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि कितनी होती है? 40,075 किलोमीटर। इसी प्रकार ध्रुवी परिधि घेरी कितनी होती है? 40,008 किलोमीटर। कितनी होती है? 40,008 किलोमीटर। ये क्या होती है? पृथ्वी की ध्रुवी परिधि होती है। और भूमध्य रेखी परिधि कितनी होती है? 40,075 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान की। पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थात मास कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान मास कितना होता है? 5.97 × 10⁻24 kg। कितना होता है? 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.97 × 10⁻24 kg। ये पृथ्वी का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब पृथ्वी का देखा जाए आयतन कितना होता है, अर्थात वॉल्यूम कितना होता है? तो 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर। ये क्या होता है? पृथ्वी का वॉल्यूम अर्थात आयतन होता है। अब पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग अर्थात पानी वाला भाग कितना है? 71%। और देखा जाए स्थल वाला भाग कितना है? 29%। अर्थात पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर पानी कितना प्रतिशत है? 71% है। और स्थल कितना है? 29% है। इसी प्रकार हम इसी पर आगे और चर्चा करते हैं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, इस पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिसको अपन 51 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से देखा जाए पानी वाला भाग कितना है? तो 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर।
और यह इस क्षेत्रफल का कितना है, तो 70.8%, जिसे अपन लगभग कितना कहते हैं, 71% कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर पानी के भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 70.8%, जिसे अपन एवरेज अर्थात लगभग कितना मानते हैं, 71% मानते हैं। अब पृथ्वी पर स्थल भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह पृथ्वी पर किस भाग का क्षेत्रफल है, स्थल भाग का है। और यह कुल क्षेत्रफल का कितना है, 29.2%। कितना है, 29.2%, जिसे अपन लगभग कितना मानते हैं, 29% मानते हैं। अर्थात पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, पानी का क्षेत्रफल 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर और स्थल का क्षेत्रफल 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी थी। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। आप सभी को पता है कि सभी ग्रह में सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, तो पृथ्वी का होता है। और पृथ्वी की डेंसिटी अर्थात पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, पानी के सापेक्ष 5.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.54। यह लगभग देखा जाए 5.52 भी माना जाता है। 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये पृथ्वी का क्या है, औसत घनत्व है। अब देखा जाए पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी की एज कितनी है, तो पृथ्वी की एज जो होती है 4.6 बिलियन वर्ष है, अर्थात 460 करोड़ वर्ष है। 4 बिलियन वर्ष, 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 100 करोड़ होता है। तो पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना होता है, पृथ्वी का जो परिक्रमण वेग जो होता है, पृथ्वी का परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात पृथ्वी एक सेकंड में कितना चलती है, लगभग 30 किलोमीटर चलती है। अर्थात 29.8 किलोमीटर अर्थात लगभग 30 किलोमीटर पृथ्वी एक सेकंड में चलती है। पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना होता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। परिभ्रमण का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, दिन व रात होते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना होता है, तो पृथ्वी का परिभ्रमण समय होता है, कितना होता है, 24 घंटे। कितना होता है, 24 घंटे। परंतु एग्जिट टाइम कितना होता है, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ये क्या होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण समय होता है। क्या होता है, परिभ्रमण समय होता है। ये किसका होता है, पृथ्वी का। अब पृथ्वी का परिक्रमण समय क्या होता है, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय। तो यह कितना होता है, 365 दिन। और एग्जिट कितना होता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। यह क्या होता है, पृथ्वी का परिक्रमण समय होता है पूर्णतः। और संभवतः हम कितना मानते हैं, 365 दिन मानते हैं। अब पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है, तो पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा स्थान किसे माना जाता है, पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा स्थल सागर तल की देखा जाए, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा स्थल हम किसको मानते हैं, माउंट एवरेस्ट को, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। यह पृथ्वी तल का समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा स्थान है। और इसी पर देखा जाए पृथ्वी के समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई किसकी है, मेरियाना गर्त की या मेरियाना ट्रेंच की। तो इसकी गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। यह पृथ्वी का सर्वाधिक गहरा स्थल है। पृथ्वी पर 2 प्रकाश पहुँचते हैं, एक सूर्य का प्रकाश और एक चंद्रमा का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर देखा जाए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकेंड में पहुँचता है, अर्थात लगभग 500 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुँचता है। इसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 8 सेकेंड में पहुँचता है, अर्थात लगभग 70 सेकेंड के आसपास पृथ्वी पर इसका प्रकाश पहुँचता है।
ओके, अब हम चर्चा करते हैं अगली में सुपर मून, ब्लू मून के बारे में। उसके बारे में हम सबसे पहले चंद्रमा पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो 3478 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, तो 4,06,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 3,64,000 किलोमीटर। एवरेज दूरी कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा अपने अक्ष पर तो घूमता है, साथ में किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की भी करता है और सूर्य की भी करता है। तो चंद्रमा का परिभ्रमण अर्थात चंद्रमा अपने अक्ष पर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो चंद्रमा का परिभ्रमण काल क्या होगा, चंद्रमा का परिभ्रमण काल होगा 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड। ये क्या होता है, चंद्रमा का परिभ्रमण काल होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, 27 सही 1/3 दिन। यह चंद्रमा का क्या होता है, परिभ्रमण काल होता है। और यही समय चंद्रमा सूर्य देखा जाए पृथ्वी की परिक्रमा में भी लगाता है। अर्थात चंद्रमा का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल किसका, पृथ्वी का, तो वो दोनों समान होता है। अर्थात चंद्रमा जितने समय पर अपने अक्ष में एक चक्कर का पूरा लगता है, उसी प्रकार वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी उतना समय लेता है। चंद्रमा जब अपने अक्ष पर घूमता है, उतना ही समय वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगता है, तो दोनों समान होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो चंद्रमा सूर्य के परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा 29 डे 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड में यह चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड में पूरी करता है, जिससे अपन लगभग कितना मानते हैं, 29 सही 1/2 दिन, अर्थात 29 सही 1/2 दिन। यह चंद्रमा का क्या होता है, सूर्य का परिक्रमण काल, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय। अब हम चर्चा करते हैं सुपरमून पे। सुपरमून होता क्या है, तो सुपरमून उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट होता है, अर्थात चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है। और न्यूनतम दूरी भी कौन सी, 3,64,000 किलोमीटर वाली स्थिति में होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से 3,64,000 किलोमीटर की स्थिति पर होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा, कितना, 14% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। कैसा, 14% तो बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, तो वो वाली स्थिति क्या कहलाती है, सुपर मून कही जाती है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा फुल दिखाई देता है, कितना प्रतिशत बड़ा, 14%, और साथ में 30% अधिक चमकीला भी दिखाई देता है। उस वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। अब अगली स्थिति आती है ब्लू मून। ब्लू का मतलब यहाँ पर नीले से नहीं है, अर्थात नीला रंग से नहीं है। यहाँ पर उस मून को कहा जाता है जब एक माह में 2 पूर्णिमा का आना, अर्थात दोनों पूर्णिमा के बीच का जो अंतराल है वो 31 दिनों से कम होना, अर्थात 2 पूर्णिमा के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, 31 दिन का होना चाहिए। परंतु जब 2 पूर्णिमा के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम हो जाता है, अर्थात एक माह में 2 बार पूर्णिमा आ जाती है, अर्थात एक तो 2 तारीख को आ गई और एक 31 तारीख को आ गई, तो दोनों के बीच में अंतराल 31 दिन से कम हुआ, तो जो दूसरी पूर्णिमा को जो चांद दिखाई देता है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। किसे कहते हैं, मैं वापस बता रहा हूँ। जब एक माह में 2 बार पूर्णिमा आ जाती है
और दोनों पूर्णिमा के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम हो जाता है। सामान्यतः दो पूर्णिमा के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? 31 दिनों का होना चाहिए। परंतु जब यह अंतराल घट जाता है और एक माह में दो पूर्णिमा आ जाती है, उदाहरण के रूप में एक माह में अर्थात 2 तारीख को पूर्णिमा थी और एक 31 तारीख को पूर्णिमा थी, तो दोनों के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम हुआ, तो जो दूसरी पूर्णिमा को जो चांद दिखाई देता है उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। और अगर ऐसी घटना एक वर्ष में 2 बार हो जाए तो उसे ब्लू मून ईयर भी कहते हैं। और ब्लू मून ईयर कौन सा था? तो अभी हाल ही में 2018 जो गया है उसे ब्लू मून ईयर घोषित किया गया था, क्योंकि इसी वर्ष में जनवरी और मार्च माह में ऐसी घटना 2 बार हुई थी, एक बार जनवरी में और एक बार मार्च में। अब हम चर्चा करते हैं ब्लड मून की। ब्लड मून का संबंध यहाँ पर चंद्र ग्रहण से होता है। किससे होता है? चंद्र ग्रहण से होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर छाया डालती है, जिसके कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, जिसके कारण चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देने लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। परंतु ब्लड मून की संज्ञा किसे दी गई है? तो लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, कितने? लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही किसकी संज्ञा दी गई है? ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। और इसे भूगोल में क्या कहा जाता है? टेट्रॉड भी कहा जाता है। परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण देखना एक देखा जाए बहुत रहस्य की बात होती है। अब मैं वापस बता रहा हूँ, सुपर मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट होना, 14% चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। ब्लू मून में क्या होता है? एक माह में 2 बार पूर्णिमा का आना, तो दूसरी पूर्णिमा को जो चांद दिखाई देगा उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ब्लड मून का संबंध क्या होता है? चंद्र ग्रहण से होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। परंतु लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को काय की संज्ञा दी गई है? ब्लड मून की संज्ञा दी गई है, जिसे भूगोल में हम क्या कहते हैं? टेट्रॉड के नाम से भी जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उल्काश्म की, अर्थात मेटर्स की। उल्काश्म होते क्या हैं? यह अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाले छोटे ब्रह्मांडी पिंड होते हैं, जो धूल और गैस से निर्मित होते हैं। काय से निर्मित होते हैं? धूल और गैस से निर्मित होते हैं। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी पर नीचे तेजी से आने लगते हैं। तो वायुमंडल के घर्षण के कारण इनमें चमक पैदा होने लगती है, जिसे प्रायः हम शूटिंग स्टार अर्थात टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जब वायुमंडल की घर्षण के कारण यह पिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले पूर्णतः जलकर राख हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उल्काश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्काश्म होते हैं। जब यह अध जले के रूप में गिरते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? उल्काश्म कहते हैं। और जब यह अध जले अर्थात पूर्णतः जलकर राख ना हो और एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरे तो उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पुच्छल तारा अर्थात कॉमेट की। सामान्यतः देखा जाए धूल, गैस और हिमानी गैसों के पिंड ब्रह्मांड में घूमते फिरते रहते हैं और यह सूर्य से काफ़ी किलोमीटर की दूरी पर एक अनियमित और असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। जब कई वर्षों के पश्चात यह पिंड पृथ्वी के देखा जाए सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो इनमें गैसों की फुहार दिखाई देती है और यह गैसों की फुहार काफ़ी लाखों किलोमीटर लंबी होती है। सामान्यतः देखा जाए पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। ये आप चीज़ याद रखिएगा, पुच्छल तारे में पूंछ नहीं होती है। और पुच्छल तारे का जो शीर्ष वाला भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। सामान्यतः पुच्छल तारा 70 से 90 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। एक हेली नाम का पुच्छल तारा 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है और इसे अभी हाल ही में 1986 में देखा गया था और 76 वर्ष बाद वापस देखा जाएगा। अर्थात कब देखा जाएगा? 2062 में इसे पुनः देखा जाएगा। तो पुच्छल तारे क्या होते हैं? यह भी गैस
हिमानी अर्थात बर्फ के पिंड होते हैं जो सूर्य से काफ़ी दूर ठंडे अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। जब ये देखा जाए कई वर्षों के पश्चात सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो इनमें गैसों की फुहार निकलती है जो लाखों किलोमीटर लंबी होती है, पूंछ जैसी दिखाई देती है। सामान्यतः पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है और इसके शीर्ष वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। पुच्छल तारा सामान्यतः 70 से 90 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है, परंतु हेली नाम का पुच्छल तारा, कौन से नाम का, हेली नाम का पुच्छल तारा कितने वर्ष में, 76 वर्ष में दिखाई देता है। इसे अभी हाल ही में 1986 में देखा गया था और आगामी में कब देखा जाएगा, इसे 2062 में इसे देखा जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं चंद्रमा के बारे में। इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। क्या नाम था उसका, चंद्रयान 1। और इसे कब छोड़ा गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो इसे इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। इसे किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था, तो इसे PSLV C11 से छोड़ा गया था। किससे छोड़ा गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा गया था और यह भारत का पहला चंद्रयान मिशन था। इस टाइम पर इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो इस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। कौन थे, जी माधवन नायर थे। अभी हाल ही में भारत सरकार अर्थात इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 को भी छोड़ा गया। चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया, तो यह छोड़ा गया 22 जुलाई 2019 को। कब छोड़ा गया, 22 जुलाई 2019 को। इसे किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया, तो इसे GSLV MK3M1 की सहायता से इसे छोड़ा गया था। जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से इसे छोड़ा गया था। इसको बनाने में 2 महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, रितु करिधर और एम वनिता। रितु करिधर को रॉकेट फीमेल के नाम से भी जाना जाता है। रितु करिधर को किस नाम से जाना जाता है, रॉकेट फीमेल के नाम से। और रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो रॉकेट मैन के नाम से के शिवान को जाना जाता है। इस समय पर जब चंद्रयान 2 जब छोड़ा गया था तो इस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के शिवान थे। आज हम इसरो के बारे में अब चर्चा करते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना देखा जाए 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय देखा जाए तो बेंगलोर में। और बेंगलोर किसकी राजधानी है, तो बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। अब देखा जाए तो इसरो के बारे में तो ये हो गया। अब इसरो के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं जो आगामी समय में लॉन्च होना है, तो इसरो के 2020 में एक आदित्य L1 नाम का उपग्रह जाएगा जो सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। और ख़ास करके किस रहस्यों का पता लगाएगा, कोरोना का। कोरोना किसे कहते हैं, मैंने आपको अगली क्लास में बताया था। सूर्य का वह भाग जो हमें ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और इसी कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा एक मिशन पहुंचाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, आदित्य L1। इसरो का सबसे महत्वपूर्ण मिशन होगा जिसको कहते हैं गगनयान। गगनयान की मंजूरी के लिए भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गगनयान 2022 में छोड़ा जाएगा। और इस गगनयान से पहले अर्थात गगनयान में इंसान को देखा जाए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, परंतु उसके पहले एक रॉबोट को छोड़ा जाएगा और रॉबोट तैयार कर लिया गया है इसरो के द्वारा जिसका नाम क्या है, वो मित्र है। क्या नाम है, वो मित्र है। ये क्या है, उस रॉबोट का नाम है जो अंतरिक्ष में जाएगा, जो किसके द्वारा तैयार किया गया है, इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, के शिवान है। अब हम चर्चा करते हैं CERN। CERN क्या होता है, तो CERN का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपीय नाभिकीय परमाणु संगठन। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 29 सितंबर
1954 को हुई थी। कब हुई थी? 29 सितंबर 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के मध्य स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग तो है ही सही, साथ में विश्व की सबसे बड़ी क्या है? प्रयोगशाला है। किससे रिलेटेड? तो भौतिकी से रिलेटेड यह विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। भारत इसका सदस्य 2017 में बना। भारत सर्न का सदस्य कब बना? 2017 में बना। अब देखा जाए भी हाल ही में के सिवान को देखा जाए अंतरिक्ष से रिलेटेड सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, जिसको अपन वान पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और यह वान पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा। और यह कहाँ पर दिया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिया जाएगा। आपको सभी प्रमुख मिशन याद रखना है जो अंतरिक्ष में छोड़े गए थे। जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यान कौन सा था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यान कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 2 की सहायता से क्या छोड़ा गया था? तो लाइका नाम की कुतिया को छोड़ा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था? तो लाइका नाम की कुतिया थी। इस प्रकार के आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। भारत माता की जय।